Hello, uh, hello. This is all about the stock selection. The mainly how I select my stock for my holdings, like how I decided to buy any stock on my holding. कैसे मैं अब किसी भी स्टॉक को अपने होल्डिंग के लिए सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ वो मैं HDFC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, HDFC बैंक। सबसे पहले तो मैं भाई यही देखता हूँ कि HDFC बैंक हाउ लॉन्गर इट इज़ एंड हाउ ट्रस्टफुल। सो सबसे पहला फर्स्ट मार्क तो मैं इसे दे ही देता हूँ कि भाई ट्रस्टफुल तो है ही, ट्रस्टेड तो है ही भाई, कौन नहीं ट्रस्ट करता। अभी अगर सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं इसमें देखता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों के पैसे HDFC बैंक अकाउंट में होते हैं, सेविंग में हैं, FD में हैं एंड ऑल अबाउट थिंग्स। और भी तरीके से लोग इसके अंदर अपने अपने पैसे को रखते हैं, RD के अंदर है, इनके म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्रस्टफुल तो है ही। और सबसे बड़ी बात है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बढ़िया स्टॉक मेरे को HDFC लगता है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, तो सिलेक्शन ये हो गया। अब इसमें बात आती है कि चलिए मैं इनके बारे में जानता हूँ, आगे इसके बारे में मुझे पता ही क्या है, तो नो अबाउट द स्टॉक के बारे में जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे HDFC विकीपीडिया। जैसे यहाँ पे HDFC बैंक अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें नहीं जाना, यहाँ पे विकीपीडिया वाले में सर्च करोगे तो आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले तो इसको तो आप पढ़ ही लेना, आपके लिए बहुत सही होगा, पर मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला क्योंकि ये सब मेनली चीज़ें मैं आगे देख ही लूँगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं मेनली थिंग जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि भैया ये टाइप क्या है, पब्लिक को सर्व करने वाला ये बैंक है। ठीक है, अब इसके ट्रेडेड लाइसेंस वगैरह ये सब आप देख लो कहाँ कहाँ लिस्टेड है, NSE पे, निफ्टी 50, कंस्टेंट, HDFC ये सब। अच्छा, इंडस्ट्री कौन सी है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, फाउंडेड देखो ये दिया हुआ है कि 2023 में HDFC और HDFC बैंक दोनों मर्ज हुआ था, उसके बाद क्या ये दिया हुआ, हेडक्वार्टर सब दिए हुए हैं, इंडिया की कंपनी है। अच्छा हाँ, इनके आपको अगर चेयरमैन के बारे में जानना है तो यहाँ पे चेयरमैन के नाम दिए हुए हैं, ये आपके CEO के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्टगेज लोन, प्राइवेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ इनके सर्विसेज है जो ये सारी चीज़ें देते हैं, जो कि मैक्सिमम बैंकिंग सर्विसेज ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो अब भाई हम आते हैं बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे से इसके बारे में फुल डिटेल भी जा सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो आप ऐसे करके सारे के बारे में जान सकते हो, मॉर्गेज के बारे में जान सकते हो, प्राइवेट, इन सब के बारे में धीरे धीरे अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइवेट इक्विटी के बारे में जान सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। चलिए जानते हैं मेन चीज़ जो हम यहाँ पे देखने के लिए आए थे। तो भैया रेवेन्यू, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रेवेन्यू 2.05 लाख करोड़ का इसका रेवेन्यू है, US डॉलर में देखें तो 26 बिलियन का इनका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 61,498 करोड़ का इनका ये देखना है। ठीक है, तो इनकम तो आप चाहो तो साइड में इस जगह पे लिख लो, यहाँ पे लिख दो इनकम। ठीक है, मतलब कहीं तो लिखोगे ना, तो इनकम लिखो। मतलब इन सब चीज़ों को तो मेरे ख्याल से आप इन सब चीज़ों को तो कॉपी करके लिख ही लो, कि सबको यहाँ से कॉपी करके इन तीनों को, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय को छोड़ भी दो तो चलेगा, इतने को कॉपी करके अपने नोटपैड पे लिख लो कि भाई ये सब चीज़ें इनके पास है। ठीक है, तो सारी चीज़ आ गए, कितने इंक्रीज़ हुआ है देखो, सब दिख रहा है ना यहाँ पे अभी क्लियर। और रेवेन्यू इतना करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम का इतने करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, नेट इनकम में इतने करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें इतने लाख का इंक्रीमेंट, इसमें इतने, ये सब देख लो, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, तो भैया इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देख लो मेनली एम्प्लॉय का भी देखना चाहो तो एम्प्लॉय भी इतने हैं इनके पास। अच्छा, इनके सब्सिडरी कंपनी HDFC लाइफ, एग्रो, ठीक है, HDFC सिक्योरिटी, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, फाइनेंशियल सर्विस, HDFC क्रेडिट, बहुत सारी इनकी सब्सिडीज़ भी हैं। अब देखो अब यहाँ पे देखो शेयर होल्डिंग्स के किस तरीके से लिस्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेन चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी। यहाँ पे देखो प्रमोटर ग्रुप HDFC है। ठीक है, जो कि 25% का शेयर होल्डिंग रखता है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 38% का रखते हैं, इंडिविजुअल 33% का रखते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर इतने हैं। ठीक है, 4.74%, इंश्योरेंस वाले इतने हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इतने परसेंट शेयर होल्डिंग करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक इतने परसेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने परसेंट के इसकी होल्डिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे से सारा डाटा आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसे भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो
यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आपको बाद में अच्छे से करने में सही रहेगी रिसर्च। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे टिकरटेप, तो आप टिकरटेप आओगे, उसके बाद आप अकाउंट नॉर्मल फ्री में लॉगिन करके आप यहाँ पे से सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्च करोगे HDFC, तो आपके पास HDFC का इस तरीके से सारी डाटा आ जाएगी। ठीक है, इसकी प्राइस चल रही है 1610.90 रुपये। ठीक है, आज का ये जो भी है अप एंड डाउन दे रखा है। यहाँ पे आप चार्ट वाइज ग्रोथ देख सकते हो, क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। ठीक है, 1 डे का यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे टिकरटेप में आपको बता रहा है पी रेशियो 25.31, PB 4.25, डिविडेंड भी देती है ये स्टॉक 0.86% की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फोरकास्ट एंड रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है 95% लोगों का कहना है एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ठीक है, तो मतलब इसको बाय करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, प्रो वाला तो है ही, किसी का मतलब जिसका होएगा तो प्रो में भी देख सकता है, अप एंड डाउन इसके जो भी सीन चल रहे सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्राइस फोरकास्ट, लोगों ने प्राइस को फोरकास्ट किया है कि ये एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा अप तो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रो वालों के लिए है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल का डाटा आप यहाँ पे, मेन चीज़ ये है आप यहाँ पे से फाइनेंशियल डाटा देख सकते हो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 21 में इतना था, 22 में इतना था, 23 में मतलब 24, मतलब इस तरीके से आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को नज़र आ रही है। ठीक है, एबिटा देखो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सारे ग्रोथ आप यहाँ पे से ट्रैक कर सकते हो। नेट इनकम मेनली चीज़ें हैं, देखो फिर बढ़ गया 45,000 के अराउंड आ गया, अभी तो 48, मतलब EPS अर्निंग पर शेयर, EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। देखो 57 पर शेयर की अर्निंग थी, अभी 68 और अभी 82 पे आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ का इसका टारगेट है 87 तक ये लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, DPS है। ठीक है, फिर देख लो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पे आउट रेशियो, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो इसके साथ में मतलब और भी इनके कंपैरिजन जिससे करना चाहो तो HDFC, ICICI, कोटक, इन सब में देखो P इसका 26 है, इनका 19 है, इनका 24 है, इनका 26 है। ठीक है, PB रेशियो देख लो 4.253, मतलब सही है। आप इन नीचे वाले भी शेयर्स अच्छे हैं, नीचे वाले भी शेयर्स अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। ठीक है, इसमें डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। ठीक है, सारे अब देखो यहाँ पे ग्रोथ सबका मिला के आपको बताया जा रहा है कि कौन से कितने। अभी देखो ये रेड वाला कौन सा है, कोटक बैंक, अभी नीचे मतलब अभी मैक्सिमम सब नीचे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अपना रेंज बाउंडिंग दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जो कि मैंने पिछले टाइम पे आपको दिखा दिया। म्यूचुअल फंड में 19%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 18%, फॉरेन इन्वेस्टर मतलब बाहर देश के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं जो 53%, रिटेल इन्वेस्टर जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इज़ ओनली मी इन्वेस्टिंग, तो मतलब क्या कौन से कम हैं कौन से ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, हम जो रिटेल इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर हैं वो 16% छोटे इन्वेस्टर है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि अच्छी बात इसलिए है कि चलो उनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से इसके प्राइस, वो लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें भी ट्रस्ट करना चाहिए। और इसके कॉज इसलिए है कि भाई वो उनके ज़्यादा हैं तो वो कभी भी अगर सेल करते हैं ज़्यादा अमाउंट में तो हमारे लॉसेस के सब चांसेस होते हैं। ठीक है, पर ये भी देखें फॉरेन इन्वेस्टर जून में इतने थे, जो सितंबर मार्च धीरे धीरे यहाँ अभी देखो इन्होंने 53, पहले इनका था 33% इन्होंने इन्वेस्ट, तो मतलब इन्होंने थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा दिखाया कि भाई हम इसको अच्छा मानते हैं इस टाइप से। तो भैया ये सब हो गया परफॉर्मेंस यहाँ पे, ये सब तो प्रो मोड के लिए तो छोड़ो भाई, पहले तो ये इतना ज़्यादा तो फ्री रहा करता था, अभी ये मतलब इस टाइम देख रहा हूँ तो मतलब क्या ही बताऊँ, ये सब थोड़े महंगे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये सब चीज़ें फ्री हुई करती थी, होता है ना, लोग एक बार लॉन्च कर देते हैं फिर धीरे धीरे। तो इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जान सकते हो। ठीक है, चलिए इससे पहले डेली वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो ये मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि ये पूरा ट्रेंडिंग है, फुल्ली ट्रेंडिंग है। आप जैसे कि यहाँ पे से आप देखो, यहाँ पे से मैं आपको एक लाइन के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इसका लोएस्ट पॉइंट है ये, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या डेफिनेटली ये एक अपने अप ट्रेंड की मूव की तरफ है। तो अप ट्रेंड का मूव है मतलब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो मतलब ये मूव अप की तरफ मूव को बना रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करके फिर से यहाँ, मतलब ये फिर से रिटेस्ट करके टारगेट कुछ अच्छा यहाँ पे 2000 के आसपास, मतलब जो भी दे सकता है, वो तो टारगेट का क्लियर तो नहीं है पर ये चांसेस है कि यहाँ से रिटेस्ट करके अप साइड की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में जाना तो ऊपर ही है। ठीक है, तो चांसेस अब देख सकते हो लॉन्ग टर्म का डाटा सब इस तरीके से ऊपर की साइड की तरफ ही है।
ठीक है। चलो अब इसे, ये तो हो गया कि हमने लॉन्ग लेंथ में देख लिया। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कब का है। तो भाई कब का डाटा चाहिए, तो इसे बैक करो 2000, ठीक है, 1997 के अराउंड का है। तो चलो 2000 का डाटा देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन पुराना तो नहीं, पर यहाँ इसका डाटा देखते हैं, ठीक है। 2000 कितना है भाई, ये 2004 का डाटा देखो, ठीक है। 2004 में ये 27-28 रुपये में, 2004 में ये 27 से 28 रुपये का हुआ करता था, ठीक है। और ये धीरे धीरे मूव देते 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 यहाँ से देखो, अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो यहाँ पे एक रिवर्सल आया था, किसी वजह से आया होएगा। फिर यहाँ पे आके देखो, फिर ये अपने अप मूव के लिए, और उसके बाद जो अप मूव गया है फिर बैक नहीं आया। तो भाई देखो यहाँ से अप मूव फिर डाउन मूव फिर अप मूव, थोड़ा डाउन मूव देने के बाद तो फिर ये लंबा ही मूव कर जाए। ये देखो सीधे ऊपर जा रही है, मतलब कुछ क्या क्या सही स्टॉक है ना, क्या सही स्टॉक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे थोड़े से विचलित होने के बाद नीचे आया। वो जो था कोविड, अभी हाल फिलहाल जो लड़ाइयाँ चल रही थी, फिर उसके बाद फिर ऊपर आया। तो फिर यहाँ आया, तो चांसेस हैं कि आपको आराम से 2250 तक जाएगा, ठीक है। और ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा वेटेज लगता है, तो इसमें बहुत अच्छे ग्रोथ है। और डेली के हिसाब से फिर डेली चार्ट में अगर देखना चाहो तो डेली चार्ट में भी भाई एकदम अप ट्रेंड का मूव है। ऐसा नहीं है कि ये डेली चार्ट में जो होता है ना, वो एक दिन के लिए नहीं होता, मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जो जिनको होल्डिंग में रखना है साल 2 साल 3 साल के लिए, उनके लिए 3-4 साल के लिए रखो। तो ये अभी 1600 पे है, तो करीब 26 से 2700 के आसपास ये 3-4 साल, मतलब मैं एटलीस्ट डबल हो सकता है 3 साल में, पर 26-2700 आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट स्टेप है याहू फाइनेंस पे जाओ। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे, प्रीवियस क्लोज, ओपन, बिड कितने लग रखी है, डे रेंज, वॉल्यूम कितना है इस पर, एवरेज वॉल्यूम कितना है, इबिटा मार्जिन कितना है, ठीक है, पी रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, मैंने जो उधर बताया कितना है वही इतना इधर भी बता रहा है, अर्निंग डेट कितना है, फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड कितना है 19 रुपीज़, ठीक है, एक्स डिविडेंड डेट कितना 16 मार्च 2020 में, 16 मई, मतलब ये तो बीत गया भाई। फर्स्ट टारगेट देखो, फर्स्ट टारगेट इसका कितना दिया हुआ है 1770, मतलब 1770, मतलब 1000 का इसने टारगेट ले रखा है 1 ईयर के अंदर, ये इतने के अंदर जाना चाहता है। अब देखो इसके बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह इधर दे रखी होगी, वो आप HDFC बैंक शेयर लाइफ, तो यहाँ पे से आप ये सब देख सकते हो और आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा स्टॉक है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टॉक आराम से यहाँ पे सर्च करके आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा। जैसे मान लो आपको कोई उज्जीवन बैंक देखना है, ये तो उज्जीवन बैंक तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये तो मैं 13 रुपये से देखते आ रहा था, अभी ये 49 रुपये का हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं कि लॉन्ग टर्म में, अब अगर मैं बताऊँ 1 साल पहले की बात, 1 साल या 1.5 साल पहले की बात, तो ये 13 रुपये का देखा था मैं, अभी 50 का। थैंक यू। अगर अच्छा लगा